उसके अलावा 2028 में जो होगा वो होगा 33वां, और ये होगा भारत में। मैंने इतने सारे आपको क्यों बताए, उसका रीजन ये है, ये ऐसे आएगा, 4 ऐसे लिखे हुए आएंगे, 4 इधर देश आएंगे, 28वां, 29वां, 30वां, इस तरीके से आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ऐसे दिया है। ठीक है, ये ऐसे ही ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, COP 28, COP 29, COP 30, और कहेगा मिलान करिए। तो COP 28 यूएई, COP 29 अजरबैजान, ठीक है, और अजरबैजान में कहां पर, बाकू। ठीक है, और एक आपसे पूछेगा COP 30, तो ये ब्राजील में, और COP 33 जो कि 2028 में होगा, वो कहां होगा, भारत में। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि अभी लंबा समय है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट अगला है स्पाइसएड योजना का संबंध है। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक योजना है, और इसके तहत सरकार ये चाहती है कि भारत में कुछ मसालों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जैसे खास करके इलायची वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो मसालों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना शुरू करी है, और उस योजना का नाम क्या है, स्पाइसएड। ठीक है, कई लोगों को नाम से लग सकता है कि स्पाइसएड कुछ ना कुछ अंतरिक्ष उद्यम होगा, लगा ना नाम से थोड़ा सा। किन्होंने इसका आंसर स्पाइसएड अंतरिक्ष उद्यम सोचा था? जब मैंने लगाने के लिए बोला था लगाइए अपने से। अच्छा, नहीं वो तो सही है, लेकिन आदमी सोच लेता है ना माइंड में कि ठीक है यार, कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, चलिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में स्थित है? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, और उसमें एक क्लियर हुआ है कि भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला है वो कहां पर है, उड़ीसा। फर्स्ट नंबर, मतलब इन्होंने तो उड़ीसा को ही रखा है, और सेकंड नंबर पर आया है झारखंड, और थर्ड नंबर पर है छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, यहां बात किसकी चल रही है, बेसिकली जो डाटा है ये भंडार का आया है, भंडारण का डाटा आया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, और जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब मिनिस्ट्री के डाटे आते हैं, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, किसका बैंक है ये? ब्रिक्स का बैंक है। जो ब्रिक्स देश थे, ब्रिक्स का नाम सुना है आपने? हाँ, पढ़ लेना ब्रिक्स के बारे में थोड़ा अच्छे से, अभी जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो ब्रिक्स देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए एक बैंक बनाया था, जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2014 में। 2014 में। खैर, स्थापना वगैरह तो नहीं पूछेगा। हाँ, इसकी एक चीज आपसे पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहां है। कोई बताएगा मुझे कहां है मुख्यालय इसका? ये है संघाई, और संघाई कहां पर है? चाइना में है। अभी क्या है, इसमें नवा सदस्य देश बना है इसका। ठीक है, तो नवा सदस्यता जो इसमें दी है, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं, मैं ब्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूं। इस बैंक में जो नई सदस्यता दी है, वो दी है अल्जीरिया। और अल्जीरिया आपको पता है, अल्जीरिया जो है वो कैसा देश है आपका? एक अफ्रीकी देश है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कौन नवा सदस्य के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है वो ऐड हुआ है, जुड़ा है। और एक मुख्यालय ध्यान रखिएगा, मुख्यालय का है क्या, कहां है इसका? संघाई। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो पहले तो बिम्स्टेक थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, ये क्या है बिम्स्टेक? जब भी आपसे लिखा हुआ बिम्स्टेक कहीं पर दिखे, तो आपको सीधा बे ऑफ बंगाल दिखाई देना चाहिए। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं, उनका जो संगठन है, उसे कहते हैं बिम्स्टेक। तो ये इन देशों ने मिलकर के एक इनिशिएटिव उठाया, आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर कर सके और चीजें कर सके। तो बेसिकली बिम्स्टेक में कौन से देश आते हैं? बंगाल की खाड़ी वाले देश। ठीक है, खाड़ी वाले देश। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1997 में गठन हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है इसका?
ढाका में है। एक एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, कर लेना पूरा, बाकी मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, आप ये काम कर लेना। जो कल दिया था मैंने वो करा किसी ने पूरा? मिली थोड़ी बहुत वीडियो? करा कि नहीं? एक काम और कर लेना, आप यूट्यूब पर डालना कोई भी कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय, कोई भी 5-10 मिनट की वीडियो में आपको सब संगठन बता के चला जाएगा। बिम्स्टेक का कहां पर है, एससीओ का कहां पर है, सार्क का कहां पर है, वो सब बता देगा, और उसमें से मेन मेन जो होंगे वो आप याद कर लेना, ठीक है। खैर यहां जितने होते हैं उसको हम कवर करते हैं। तो मुख्यालय कहां पर है? ढाका। ढाका कहां पर है आपका? बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, इसमें देश कौन कौन से हैं? देश, तो देश क्या इसमें भारत है कि नहीं है? ठीक है। नेपाल नहीं है? है। भूटान है। म्यांमार है। थाईलैंड क्या? तो है ही तो कहना। फिर श्रीलंका, हाँ श्रीलंका है, ठीक है। और कौन सा है? इंडोनेशिया तो नहीं है, हाँ इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? भारत, बांग्लादेश रह गया एक, बांग्लादेश मेन तो रह गया जहां पे मुख्यालय है, बांग्लादेश। हाँ 7 हो गए बांग्लादेश। तो ये है, ये माइंड में भी हल्का सा आपके जहन में रह गया। बिम्स्टेक मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश, तो आप जितने बंगाल की खाड़ी में आपको देश दिखाई दे रहे हैं सब लगा देना, ठीक है। तो थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ऊपर के ध्यान रखना, 2 ऊपर भी हैं, नेपाल और भूटान, ठीक है, और आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है। तो ये देश है, इसको ध्यान रखना। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला तो देखो इंपॉर्टेंट है कि बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात पूछा हुआ है कि का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है ये? विदेश मंत्री, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्होंने किया है, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य निर्धारित है? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आंसर क्या है? 2040 तक हमारा लक्ष्य है। हम 2040 तक चंद्रमा पे इंसान उतार देंगे, आदमी उतार देंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है कि 2000। इस पे काम चल भी रहा है, इसरो इस पे काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है? एक होमवर्क है छोटा सा, हमने जो अभी तक चंद्रयान भेजे हैं वो चंद्र मिशन आपको सब पढ़ने हैं, जितने भी अभी तक भेजे हैं वो सब, उसको देख लेना कब भेजा गया, ठीक है। लास्ट वाला, लेटेस्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि वो सफल भी रहा, उसको आप घर से आराम से कोई भी 5-7 मिनट की वीडियो में देख लेना उसको एग्जाम के, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, हाँ पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्री विजयनगर या श्री विजयपुरम? श्री विजयपुरम कर दिया है, ठीक है, श्री विजयपुरम, ठीक है। तो नाम चेंज हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? स्किल इंडिया सेंटर का मतलब समझ रहे हो? कौशल विकास सेंटर, कौशल विकास सेंटर। आप कहोगे ये तो हमारे गांव में भी है, ठीक है, कि वो पीएमकेवीवाई के तहत कई सारे कौशल विकास सेंटर खुले हुए हैं। ऐसा सेंटर नहीं, एक इंस्टीट्यूट जिसका काम ही केवल स्किल रिलेटेड होगा, यानी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। तो कौशल विकास के लिए ऐसा पहला जो है वो आपका सेंटर खोला गया है भारत का, और ये खोला गया है उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक है। तो उड़ीसा, उड़ीसा में जिस जगह वो है संबलपुर, संबलपुर, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला संभल नहीं, संबलपुर है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा का संबलपुर। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा देना 3 इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग, ठीक है, रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया है। ये गलत है, ये भोपाल में नहीं हुआ है। कहां हुआ है? ये नई दिल्ली हुआ है, ठीक है।
ये होता ही नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में हुआ है। पहले आप ये समझ लो रायसीना डायलॉग है क्या। बेसिकली इसमें क्या होते हैं, काफी सारे देशों के प्रतिनिधि आते हैं, वहां के विदेश मंत्री जो है वो सब शामिल होते हैं, बैठ करके हम लोग बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में चुनौतियां आ रही हैं हमारे सामने, लोगों के सामने, देशों के सामने, नई नई बीमारियां हैं और बहुत कुछ है, पोल्यूशन एक चुनौती है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इन सब पर वार्ता होती है। तो जो भी भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं कौन कौन सी है उस सबको लेकर के एक वार्ता होती है, एक हल निकालने की कोशिश करी जाती है। तो ये वार्ता जो है ये कहलाती है रायसीना डायलॉग। 2024 में जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, नंबर 9, यानी नवा रायसीना डायलॉग हुआ है। हुआ कहां पर है ये, नई दिल्ली। तो ये वाला पहला तो गलत है। दूसरा है रायसीना डायलॉग 2024 का विषय है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण। तो ये सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो, ठीक है, कि इसका जो है वो ये इसकी एक थीम रही है, चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2, केवल 2, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया है। तो क्या नाम कर दिया, संत तुकाराम। तुकाराम जो है वो भक्ति आंदोलन के एक महान संत रहे हैं, ठीक है। इनके गुरु का नाम जो था वो चैतन्य था, ठीक है। तो बहुत बड़ा नाम है तुकाराम का। इनका जो संप्रदाय पूछेगा तो नहीं, लेकिन इनका बराकरी संप्रदाय था। अगर ये पूछे कि तुकाराम का संप्रदाय कौन सा था, तो ये बराकरी संप्रदाय था, ठीक है। मतलब वैष्णव धर्म का ही एक संप्रदाय, वैष्णव धर्म से ही जुड़ा एक संप्रदाय था बराकरी संप्रदाय, ठीक है। संत तुकाराम कहाँ के थे ये, महाराष्ट्र, ठीक है। इसलिए नाम भी वहीं पर चेंज हुआ है, पुणे हवाई अड्डे का नाम चेंज करके संत के नाम पर कर दिया है, संत तुकाराम के नाम पर। ये नाम बहुत चेंज कर रहे हैं, तो तुम्हारे आधे क्वेश्चन तो इनसे बन गए, ठीक। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के कुल 543 सीटों में कितनी महिलाएं चुनी गई, ठीक है। कितनी महिलाएं, 74, 74। अच्छा, ये वाला जो चुनाव हुआ है आपका 18वीं लोकसभा, ये चुनाव कौन सा है, 2024 वाला ही तो है जो अभी हुआ है। कोई मुझे बताएगा कि 2019 में जो चुनाव हुआ था 17वीं लोकसभा का, उसमें कितनी महिलाएं थी, हाँ, 17वीं लोकसभा में महिलाएं थी 78। इस बार 4 महिलाएं कम हुई। सबसे ज्यादा जो महिलाएं दिखाई दी हैं वो 17वीं लोकसभा में थी, ठीक है, संसद में, और वो कितनी थी आपकी, 78। इस वर्ष 4 महिलाएं लोकसभा में कम हुई हैं, और वो जो है संख्या कितनी हो गई है आपकी, 74। ऐसा क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछ लेता है, थोड़ा फैक्चुअल डाटा देकर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, जब हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, ठीक है। क्या, मैंने पूछा ही नहीं कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। अगला है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है, किसने किया है, ठीक है, किसने, यूपी का तो ध्यान रखो थोड़ा बहुत, ये बड़ी जबरदस्त ऐप है त्रिनेत्र ऐप। बेसिकली ये जो ऐप है इसका इस्तेमाल करेगी पुलिस क्राइम, अपराध वगैरह को सुलझाने में। तो ये एआई बेस्ड ऐप है। इसमें आप जैसे एआई बेस्ड ऐप है, अब मान लो कोई क्रिमिनल है, उसका डाटा कहीं भी होगा, कहीं उस पर कुछ भी हो रखा होगा, मान लो कभी जेल गया है या उसने किसी का कुछ भी किया है, तो वो सब इसमें रहेगा ऐप में। तो ये कैसे पुलिस की हेल्प करेगा, मान लो कि कोई व्यक्ति है, संदिग्ध अपराधी है, कोई लग रहा है, तो उसके बारे में तुरंत डाटा डाला, ये एआई बेस्ड होगा। ये जितना डाटा होगा गूगल पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जो भी होगा ये पूरा निकाल करके दे देगा जी। ये रहा, इतनी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, इसके साथ इतनों ने मुकदमा लिखवाया, ये हुआ, इतने मर्डर करे हैं, इतना ये किया है, पूरा दे देगा। तो एक एआई बेस्ड ऐप है, और ये है त्रिनेत्र, नाम ही त्रिनेत्र है, ठीक है, हाँ, ठीक। चलिए, तो भाई आगे आप टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते, कुछ भी करके, ध्यान रखना। क्या बचेंगे, सब कुछ तो हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मोबाइल पर, क्लाउड्स पे पड़े हुए हैं हमारे, न जाने कितने फोटो, कितनी वीडियो। प्राइवेट है कहाँ, प्राइवेट तो वो है, प्राइवेसी तो उसके पास है, इसके पास मोबाइल नहीं है। हमारा तो सब डाटा है,
हम कितनी कॉल करते हैं, उनमें से कितनी रिकॉर्डिंग कहां कहां है, कौन कौन डाटा कैप्चर कर रहा है, पता थोड़ी। आपका मोबाइल रखा हुआ है, अब ये भी नहीं पता कि ये मेरी बातों को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सुन करके रिकॉर्ड कर रहा है, कहीं भेज रहा है, इतनी ऐप है, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें हो रही है। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश, स्टार लगाओ इस पे, ठीक है, में स्थापित की गई है। इसका क्या नाम है? एक्चुअली वैदिक घड़ी क्या है, जो ऐसे करके एक घड़ी है, ठीक है। तो अपनी वाली घड़ी में कितने होते हैं आपके, जैसे सिस्टम है तो 12 घंटे की होती है, कायदे में दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। लेकिन जो हमारा वैदिक तरीका है टाइम निकालने का, उसमें बेसिकली 30 घंटे होते हैं, ठीक है। और 1 घंटा जो होता है वो होता है 48 मिनट का। यानी अगर आप इसके 48 मिनट को 30 से गुणा करोगे तो लगभग 1400 कुछ मिनट आएंगी, जो कि आपकी सेम उसी की तर्ज पर होती है जैसे कि हमारा नॉर्मल होता है। इसमें क्या है, इसमें ये घड़ी में क्या होता है, जो वैदिक घड़ी होती है इसमें वो लिखे हुए होते हैं, यानी नक्षत्र टाइप से लिखे हुए होते हैं, ठीक है, कि अभी ये वाला काल चल रहा है, अभी ये है, अभी आराध्या है, फिर ये है, ऐसे करके होता है। तो ये स्थापित कैसे की गई है, उज्जैन में एक टावर बनाया गया है ऊंचा सा, और उस टावर पर एक वैदिक घड़ी लगाई गई है, ठीक है। मतलब जो हमारा पुराना तरीका था सूर्य उदय से टाइम निकालने का होता था ना, कितनी बड़ी परछाई हो रही है क्या है, तो उसका एक वैदिक तरीका है। उसी तरीके के आधार पर उस घड़ी को बना करके वहां पे लगाया गया है। इस घड़ी का जो नाम है वो है विक्रमादित्य, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है विक्रमादित्य क्या है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे विक्रमादित्य क्या है। तो एक वैदिक घड़ी है, कहां पर स्थापित की गई है, ये की गई है उज्जैन के और मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक। नेक्स्ट अगला, हाल ही में चर्चा में रहा भारत सरकार का ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। फिर से एक घर आपको एक होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए, कुछ नहीं करना है, 2024 ऑल ऑपरेशन डाल देना है, जितने भी भारत देश में ऑपरेशन चले हैं वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क है, इसको कर लेना, खास करके जितना मैं बता रहा हूं एसएससी के पेपर से पहले आप उसको तैयार कर लेना। अब ये मत कहना सब तो तुम घर से दे रहे हो, ठीक है, तुम क्या करा रहे हो, ठीक है। तो रीजन क्या है, मैं पागल थोड़ी हूं कि जो लोगों ने पढ़ा दिया मैं उसी पे अपनी मेहनत करूं। मेरी बात समझिए, स्मार्ट स्टडी से तो कहते हैं भाई जो वहां से उन लोगों ने करा दिया है वो आप वहां से करिए, इंपोर्टेंट चीजें निकाल के मैं आपको दे रहा हूं, क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो खाली बेवकूफ वाली बात होगी ना, उसी वीडियो का डाटा निकाल के मैं आपको प्रोवाइड कराऊं तो आपको लगे हाँ ठीक है सही चल रहा है, यूट्यूब पे देखो जिसे देखना है। अगला है ऑपरेशन सद्भाव, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इजराइल में मानव सहायता ऑपरेशन से, सीरिया में तनाव सहायता ऑपरेशन से, फिरोज तूफान से प्रभावित क्षेत्र में मानवीय सहायता से, यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता से। भारत सरकार, अभी एक तूफान आया था जिसका नाम था यागी, यागी तूफान, कहां आया था, ये कोई बताएगा कहां आया था ये तूफान? ये आया था दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर वाला जो क्षेत्र है तो वहां पर दक्षिणी चीन आ गया, वियतनाम आपको पता है, वहीं पर नीचे वियतनाम भी है वियतनाम, लाओस, हाँ। तो ये सब जो है वो ठीक है भारत के पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इन देशों में ये चक्रवात आया था यागी तूफान, तो काफी इसने प्रभाव डाला। तो हमारी एक सॉफ्ट पॉलिसी होती है, मतलब ये भी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है कि भाई कोई दुखी है तो ठीक है उसके लिए कुछ भेज दो, होता है गांव में भी होता होगा ना, कोई परेशान है किसी कुछ हो गया तो ठीक है भाई 2 टिफिन खाना पैक करवा के भेज दिया। तो यहाँ भी हम ऐसे ही कुछ करते हैं, तो जब कहीं तूफान आता है तो हम हेल्प करते हैं। तो इसी के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन सद्भाव चलाया, जो भी लोग यहाँ पर प्रभावित थे, समस्याएं थी, उसके लिए हमने कुछ सहायताएं भेजी, ठीक है, चिकित्सा सहायता ये सब। तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यागी तूफान ने किसको प्रभावित किया, दक्षिणी चीन, वियतनाम और लाहौस वाला क्षेत्र, ठीक है। जैसे ये आपका भारत है, ये भारत है, ये म्यांमार है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये चाइना है, तो यहां पर आप देखोगे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये देश है, ठीक है। तो इसने यहां प्रभावित किया है इस वाले क्षेत्र। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, इसको ध्यान रखना, सौर महोत्सव। अगला है, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 10वां नहीं है, ये तो 101वां देश है, ठीक है, कौन बना है। देखो ये आपने नाम सुना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
जब पेरिस समझौता हुआ था तब भारत और फ्रांस ने मिलकर के कहा कि हम एक काम करते हैं, हम अपने साथ ऐसे देशों को ले लेते हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में है, जहां पर सौर ऊर्जा की प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे देशों को लेकर के हम एक संगठन बनाते हैं, मिलकर के आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और जो ये सौर पैनल वगैरह होते हैं इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। तो उसके लिए हमने एक संगठन बना लिया और वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। हालांकि अब इस सबको हटा दिया गया है कि इसमें केवल कर्क और मकर रेखा वाले देश शामिल होंगे, इसमें अब कोई भी शामिल हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है ना, हरियाणा गुरुग्राम, ठीक है। ये इस समय पर इसके जो वो है अध्यक्ष कौन है, आर.के. सिंह, आर.के. सिंह है, ठीक है, आर.के. सिंह। ये 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है, जो इसके अध्यक्ष बने हैं, ये ध्यान रखना। चलो खैर वो सब तो नहीं है काम का। अब जो देश 101वां जुड़ा है वो जुड़ा है नेपाल। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, 100वां देश इसमें कौन सा जुड़ा था? वो जुड़ा था पराग्वे। तो 100वां जुड़ा था पराग्वे और 101वां जो है वो जुड़ा है आपका अल्जीरिया। क्लियर? वो सॉरी अल्जीरिया कह रहा हूं, नेपाल जुड़ा है, अल्जीरिया वो याद आ रहा है, नवा सदस्य ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। तो 101वां नेपाल है और 100वां था पराग्वे, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है? गुरुगांव में। हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है? तो अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास, वहां पर एक मंदिर है अष्टलक्ष्मी मंदिर। तो वहां पर हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी ऊंचाई लगभग 27 मीटर के आसपास है, यानी लगभग 90 फीट। तो एक 90 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण यहाँ पे किया गया है, उसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? अमेरिका। अमेरिका में जो प्रांत है वो है टेक्सास, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कि भारतीय नहीं है बीच, हर एक जगह धर्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईसाई जैसे अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे ही हिंदू धर्म के भी तो लोग हैं जगह जगह संस्थाएं, मंदिर, ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। टेक्सास, तो यहां पर एक मंदिर है अष्टलक्ष्मी मंदिर, ठीक है, अष्टलक्ष्मी मंदिर। इसी में जो है वो इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। आपको बाकी के सब स्टैचू पढ़ने हैं, ध्यान रखना है। कोई मुझे बताएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? कहां? गुजरात, ठीक है। कावड़िया, अच्छा किसकी मूर्ति है वो? वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां है? वो यूनिटी हो गया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तेलंगाना, किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। अच्छे से पढ़ लेना रामानुजाचार्य जी को, ठीक है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस कहां पर है? स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस पता नहीं, राजस्थान। किसकी मूर्ति है? भगवान शिव की तो नहीं है, वो स्टैचू ऑफ बिलीफ है, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। ये जैन आचार्य की सूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये 3-4 हैं स्टैचू, इनको पढ़ लेना आप। हालांकि मैंने अभी पीछे पढ़ाई भी थे किसी क्लास में, लेकिन अभी बताऊंगा तो लंबा मामला हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनियन ये है अमेरिका में, भारत में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो ये इतनी आप 4 स्टैचू हैं, इनको देख लेना किसकी मूर्ति है और क्या क्या है, ठीक। नेक्स्ट, मतलब उसे लिख लेना, उसको पढ़ना है आपको, चारों को पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा देखो सीधी सी बात है, पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो 8 साल पहले भी यहीं खड़ा था, यहीं खड़ा मिलूंगा तुम्हें, क्लास उड़ाता, मतलब मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार। आपने ये वाला काम करा घर? किस किसने देखी थी? मैंने बताया था सूचकांक घर से पढ़ने हैं आपको, होमवर्क दिया था कि आपको इंडेक्स डालना है। किस किसने करा है ये काम? हाथ उठाओ जिसने करा है। कोई नहीं है एक भी जिसने घर से वीडियो देखी थी? हाँ,
अच्छा, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पढ़े थे, ये नहीं पढ़े इंडेक्स? किसी ने भी नहीं पढ़े? काम ज्यादा हो गया था, धीरे धीरे कर लो, खत्म उसे। आप थोड़ा काम करो, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और आपकी अगर जीएस स्ट्रांग है, आपने पूरी जीएस को दे के अगर पढ़ रखा है, साथ में लास्ट टाइम पे आपने प्रैक्टिस करी है और अभी आप पढ़ रहे हो और मेरे अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, अब ध्यान रखना आप एसएससी में 40-42 तक स्कोर मार दो। बात समझ रहे हो? 40-42, ये मजाक में मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, और पहले बोलना भी गलत बात है, गाल बजाने से क्या होता है? तो पेपर आएगा तब हम थोड़ा देखेंगे कहां जा रहा है पेपर, कहां नहीं जा रहा। चलिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार, पहले तो ये ध्यान रखना, ये सूचकांक पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अब इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि किस देश के पासपोर्ट में कितनी पावर है। आप जानते हैं पासपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है, जिसमें अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपका ये आधार कार्ड या पहचान पत्र काम नहीं करता, आपका पासपोर्ट काम करता है। वो एक इंटरनेशनल आईडी है। हर देश की इंटरनेशनल आईडी जो पासपोर्ट है उसकी अलग अलग पावर होती है। पावर इन द सेंस, कुछ ऐसे पासपोर्ट होते हैं, कुछ ऐसे देशों के पासपोर्ट होते हैं जिन्हें हर देश में स्वीकार नहीं करते कि भैया हमें यहाँ के पासपोर्ट पे भरोसा नहीं है, उधर फर्जी बनते हैं, ऐसा होता है। तो इस तरीके से कौन बेहतर तरीके से देश अपने यहां पर जांच करके पासपोर्ट बनाता है, उस आधार पर अलग अलग विश्व के देश पासपोर्ट को अलाउ करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में हर देश को रैंकिंग दी जाती है कि हाँ भैया ये एक देश है, इसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा देशों में चलता है। हर देश, कोई देश इसे मना नहीं करता। ऐसे ही दूसरे वाला थोड़ा कम कम ऐसे करके रैंकिंग दी जाती है। तो यही पूछ रखा है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का 81वां स्थान है। यानी भारत में जो पासपोर्ट जारी होते हैं तो हमारा देश जितने देशों, हमारा पासपोर्ट जितने देशों में चल पाता है, उस आधार पर हम रैंकिंग के मामले में कौन से नंबर पर आते हैं? आपका 81वें नंबर पर आते हैं। इसमें सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे ऊपर जो है इसमें वो है आपका सिंगापुर। सिंगापुर इसमें फर्स्ट है। ठीक, नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करें। ठीक है यार, ये क्या है ना, इनको थोड़ा पढ़ लेना, मतलब जो वनडे एग्जाम है छोटे, उसमें यही पूछ लेता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब। तो ये कुछ नए जो बने हैं उनके जोड़े बना करके दिए हुए हैं। जोस राव मुलिनो, पनामा के नए राष्ट्रपति। इसको आपको कई बार देखना पड़ेगा तब जाके माइंड में थोड़ा बहुत बैठेगा। ठीक है, अगला है मार्क रूट। इस पे तो स्टार लगा देना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्क रूट रियल में क्या है? नाटो के नए अध्यक्ष है। नाटो मैंने कल पढ़ाया था आपसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में कितने देश है वर्तमान में? 32। 32वां देश कौन सा जुड़ा है? स्वीडन जुड़ा है। स्वीडन। नाटो का वो कहां पर है? मुख्यालय ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। नाटो का गठन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सही है, ये भी सही है। अगला है अलेक्जेंडर स्टब। ये डेनमार्क के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, बल्कि ये बने हैं फिनलैंड के। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ये कहां के बने हैं? फिनलैंड के हैं। तो पूछा क्या है, निम्न में से गलत जोड़े का चुनाव करें। यही वाला जोड़ा गलत है, तो अलेक्जेंडर स्टब। बाकी पीटर पेलेग्रिनी, ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्लोवाकिया एक देश है ना, चेक स्लोवाकिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, आगे जाओगे तो पोलैंड के नीचे स्लोवाकिया और चेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है डेनमार्क। ये क्या होता है आपको शायद पता होगा, जो पशु होते हैं वो अपने मुंह से मीथेन निकालते हैं। अच्छा, पशुओं के कारण से कुछ हद तक पोल्यूशन भी होता है, जैसे चारा वारा होता है, पुराल होती है, तो कई लोग खेत में आग लगा देते हैं, बाद में जो बच जाता है वो भी है। उसके अलावा पशु क्या करते हैं, कुछ मुंह से भी गैस निकालते हैं, मीथेन वगैरह, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की समस्या होती है। आपको पता है ना, जुगाली करते हैं जानवर तो मुंह से गैस निकालते हैं, जिसे बोलते हैं मीथेन। वो इसलिए निकलती है क्योंकि वो चारा खाते हैं। क्योंकि जो चारा होता है उसमें सेलुलोज होता है, और जब सेलुलोज को बैक्टीरिया पचाते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ऐसे में एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं मीथेन गैस। तो मीथेन गैस आपको पता है जलवायु के लिए उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जो मीथेन गैस होती है। तो चूंकि जहां पर पशुपालन होता है, पशुपालन के कारण से पोल्यूशन होता है। ठीक है,
तो उसके लिए एक देश जो है डेनमार्क पहला देश बना है, उसने कहा है कि पशुपालन पर अलग से हम एक टैक्स लगाएंगे, इसे बोला जाएगा कार्बन टैक्स। यानी जो जो लोग पशुपालन करेंगे उन पर एक निश्चित राशि का एक टैक्स उनको देना पड़ेगा, और जिसका नाम है आपका, मतलब ये कार्बन टैक्स लगाया गया है। कल के दिन को हो सकता है भारत में ऐसा हो, तो बिल्कुल हो सकता है आने वाले, अब इसमें लगा है तो आगे लगेगा, लेकिन अभी नहीं। ये कहानी 20-30 साल के बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। ठीक है, खैर। अच्छा, डेनमार्क में तो यही काम होता है ना, उसमें दुग्ध उत्पादन के मामले में डेनमार्क, ठीक है, वो काफी आगे है। निम्न में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसका मतलब समझ रहे हो? बायो फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल मतलब औषधि हो गई, और बायो मतलब जैव, यानी जैव औषधि, इसको हिंदी में हम बोलेंगे जैव औषधि। अब आप कहेंगे ये क्या बवाल है? ये बवाल क्या है कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, या किसी भी जीव में जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे कुछ मेडिसिन डेवलप करना, वो जो भी मेडिसिन हम डेवलप करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? बायो फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आती है। बहुत चीजों का इलाज ऐसा है ना जो किसी ना किसी जीव की सेल से ही करा जाता है, या किसी ना किसी जीव के अंदर कुछ पाई जाने वाली चीज से किया जाता है। ऐसी समस्त औषधियों को हम बोलते हैं जैव औषधि। तो अभी हाल ही में कुछ देशों ने मिलकर के घोषणा करी है कि हम आपस में मिलकर के एक अलायंस बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, और हमारा काम होगा जैव औषधियों को विकसित करना। मिलकर के आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, बातें करेंगे, वार्ता करेंगे, और हम इस जैव औषधियों को बढ़ावा देंगे। मेन मामला है कि इसमें कौन कौन शामिल है। इसमें भारत शामिल है, दक्षिणी कोरिया भी इसमें शामिल हुआ है, जापान भी इसमें शामिल हुआ है, यूएसए भी शामिल हुआ है, और एक आपका यूरोपीय संघ, यानी यूरोपीय संघ, जितने भी देश है यूरोप के, यूरोपीय संघ में वो यूएसए, जापान, दक्षिणी कोरिया और भारत, इन 5 देशों ने घोषणा करी है मिलकर के बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की। काम क्या होगा? आपस में मिलकर के इन्होंने एक संगठन बनाया है जो कि जैव औषधियों को डेवलप करने के लिए आपस में तकनीकी को साझा करेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में हिदाया चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ये अफ्रीका के एक देश में आया था, और वो था आपका तंजानिया। आपको अफ्रीका का पता होगा कि यहां पर एक देश है आपका तंजानिया, तो जो यहां पर अपना भारत है, ये भारत है, तो थोड़ा इधर बनाता हूं ये, तो ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, यहां पर ये चक्रवात आया था और जाकर के इस वाले क्षेत्र से टकराया आपका तंजानिया से। ये ना युगांडा, रवांडा, वरुंडी, नीचे तंजानिया है, तो ये है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि यहां पर 2 द्वीप है तंजानिया के अधीन, जहां पर सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है, उनका क्या नाम है 2 द्वीपों का? पेम्बा और जंजीबार, ये 2 द्वीप हैं, विश्व में 95% लौंग का उत्पादन करते हैं। पेम्बा और जंजीबार वो तंजानिया के ही अधीन है, तंजानिया के ही अधीन वो लोग आते हैं। खैर, ये हिदाया चक्रवात जो है इसने किसको प्रभावित किया? तंजानिया को। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ये कहां पर उठा था, तब आप क्या बताओगे? हिंद महासागर। ठीक, नेक्स्ट। नियम में से गलत जोड़े का चुनाव करें। गीटनॉस नोसेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति, जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति, ग्रेवियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, बेजर्नी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के राष्ट्रपति। ये एक्चुअली आइसलैंड के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ये कौन बने हैं? आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ऐसे में गलत जोड़े का चुनाव करना है, तो यही क्या है आपका? गलत है। ठीक है, पेपर से पहले इन पे थोड़ा नजर मान लेना, इसमें से सिंगल भी करके पूछ सकता है कि कौन लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं, कौन लाइबेरिया के बने हैं, तो उसको थोड़ा सा नजर मार के चले जाना। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, तो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उत्तर प्रदेश में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजेश वर्मा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथन का चयन करें। पहला है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है। इस पे स्टार लगा लो, एक पूछ सकता है। एक्चुअली बुद्ध विहार क्या होते हैं आपको पता है? जहां पर बौद्ध शरणार्थी लोग रहते हैं, उसको बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, उसे हम कहते हैं बौद्ध विहार। तो एक ऐसी स्थापत्य है, एक ऐसी संरचना, एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसे हम बोलते हैं बौद्ध विहार। जहां पर वो अपनी पूजा करते हैं उसे बोलते हैं बौद्ध मठ या बौद्ध स्तूप। स्तूप अलग होता है, मठ अलग होता है। ठीक है, अब ये बौद्ध विहार जो है, एक बौद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है, ये बनाया गया है और उसका नाम है विश्व शांति बौद्ध विहार। और बेसिकली इसका जो उद्घाटन किया गया है वो कहां किया गया है? महाराष्ट्र के लातूर जिले में। तो ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है और ये एसएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी आपका इनके पीछे बहुत पड़ी रहती है, यानी ये मठ हो गए, स्तूप हो गए, ठीक है, ये सब। तो हालांकि मैंने तो डिटेल में इस वाले बैच में पढ़ाई भी थे, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाए थे, लेकिन जो लोग इस बार एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए फिर से एक होमवर्क दे रहा हूं। कौन कौन से बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप कहां कहां है, वो सब आपको याद करना है। अगर आप वो जा रहे हो देने के लिए एसएससी का पेपर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मठ और स्तूप। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप कहां है? बिहार के कौन से जिले में? चंपारण लिखवाया था। अरे ये ना लिखवाया तुमने यार, फोटो भी दिखाया था। ठीक, तो ये सही है। ठीक है यार, ये मतलब क्या कितनी जल्दी हुई है ना पढ़ाया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नहीं करा है, उद्घाटन किया है राष्ट्रपति महोदया ने, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी ने, द्रौपदी मुर्मू। तो ये इसका ये वाला गलत है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केवल एक। ये क्या होता है यार? हेलो, ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया है। ठीक, यह है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। ये ऐसे ही आ जाएगा, इसका कहां पर किया गया है, तो कहां किया गया है? कल मैंने ये भी होमवर्क दिया था तुम्हें, मेन सबमिट का। ठीक है, खैर चलिए कोई बात नहीं। कहां हुआ है? इंदौर नहीं हुआ है यार, भोपाल हुआ है। ठीक है, तो ये कहां हुआ है? आपका भोपाल में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन है। तो ये सही है। खैर क्वेश्चन ये वाला आएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो आंसर भोपाल लगाना। तो इसमें क्या है, कौन सा सही का चयन करें? पहला गलत है केवल, दूसरा सही है, केवल 2 सही है। ठीक, नेक्स्ट। हाल ही में सिंकुल्ला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कार्य शुभारंभ किया गया है। ये कहां पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपका लद्दाख में। बेसिकली लेह क्षेत्र में किसी भी मौसम में लेह तक पहुंचा जा सके, रास्ता बाधित ना हो, तो उसके लिए ये सिंकुल्ला सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो मतलब ये इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि डेवलप कहां की जा रही है। जब डेवलप हो जाएगी प्रॉपर, तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अगला है वर्ष 2024 में बाइकॉम सत्याग्रह को कितने वर्ष हुए हैं? इसको आप अच्छे से बाइकॉम सत्याग्रह को पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क है। रीजन, इसको लगभग 100 साल पूरे हुए हैं। बाइकॉम सत्याग्रह हुआ था 1924 में। ठीक है, 24 से 25 तक चला था ये। ठीक है, 24 से 25 तक चला था बाइकॉम सत्याग्रह। और ये हुआ कहां था? ये हुआ था त्रावणकोर में। त्रावणकोर किसमें आता था? आपका केरल। बाइकॉम सत्याग्रह बेसिकली एक दलित समाज से जुड़ा हुआ, एक अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ आंदोलन था, जहां पर कुछ समाज के लोगों को मंदिर में जाना निषेधित था, यानी मंदिर में प्रवेश पर भी रोक थी।
यहां तक कि कुछ लोगों को तो सड़क पे चलने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनकी जो जाति थी वो बहुत निम्न थी। तो यहां पर ऐसे लोगों ने मिलकर के इस रवैये के, इस कुरीति के खिलाफ एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन को बाइकॉम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ? 1924 में, और 2024 में इसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 100वीं इसकी जो है वो है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाइकॉम सत्याग्रह को डिटेल में अच्छे से किसी किताब से या फिर एआई या चैट जीपीटी का प्रयोग करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जितना मैंने बता दिया उससे भी काम हो जाएगा, कहां हुआ था क्या नहीं, बाकी थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, तो आंसर क्या होगा इसका? 100। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां किया गया? रियल में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। ऐसे ऐसे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं। एक्चुअली कोलकाता में जो हुगली नदी है, आपको पता होगा, तो हुगली नदी के नीचे से मेट्रो गुजारी गई है। नदी के लगभग 30 मीटर नीचे एक सुरंग बनाई गई है, और उस सुरंग से मेट्रो चलेगी, ठीक है। लगभग इस सुरंग का ऐसे मानिए कि लगभग आधा किलोमीटर का भाग जो है वो इस नदी के नीचे रहेगा, और ऊपर सुरंग के पानी है, और वहां से मेट्रो गुजरेगी। ऐसा काम आपने यूरोप में सुना होगा कि कभी नॉर्वे कर रहा है, कभी फ्रांस कर रहा है, कभी ये देश कर रहे हैं, लेकिन भारत में पहली बार हुआ है। भारत की पहली अंडरग्राउंड टनल जो बनाई गई है वो बनाई गई है कलकत्ता में, और ये बेसिकली जो है वो हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। टनल काफी लंबी है, लेकिन इसका कुछ भाग, टनल लगभग टोटल जो लंबी टनल है वो तो लगभग 16 किलोमीटर की है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ भाग है जो नदी के नीचे आता है, उसे क्रॉस करने में लगभग 45 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो कितना मजेदार आप सोचिए, टनल और पानी। हाँ, क्या? कौन सा? नहीं, मेन डेट जो है वो वही है, 24 से 25। और थोड़ा देखो, और थोड़ी हिम्मत करो, ठीक है, हिम्मत हारो मत, ठीक है, जोर लगाओ, थोड़ा लगा लो, थोड़ा और लगा लो, ठीक है। तो फिर कौन सी लगाओगे इसमें से? अभी तो हुआ है 2024 में बाइकॉम सत्याग्रह को कितने वर्ष पूरे हो गए, कौन सी लगाओगे? 97 लगाओगे? है ही नहीं ऑप्शन, 100 लगाओगे। एक्चुअली बाइकॉम जो है आंदोलन पूरी तरीके से शांत हुआ ना कि 2025 उसमें 1925 में हुआ, और 1924 में मेन संघर्ष हुआ था। मैंने आपसे भी तो कहा, उन्होंने चेक करा होगा, देखो उनको मिल गया, क्या मिला? 1924 से 1925। इसलिए आप सीधा गूगल टच करके कभी भी बात मत करो। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी सर्च कर लो, आपको गलत दिखाएगा। बहुत सारे डाटा हैं, बहुत किताबें हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। कम से कम जब तक 6, 7, 8 जगह ना देख लो तब तक पूरा विश्वास मत करो उस पर, ठीक। तुम मोपला विद्रोह पढ़े हुए होंगे कभी, एक विद्रोह था मोपला, ठीक है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी, ये मैं शायद करा दिया है, कहां पर? अभी हुआ है नवंबर में, अजरबैजान यानी बाकू। अच्छा, इससे पहला वाला कहां हुआ था? यूएई। और इससे अगला वाला कहां होगा? ब्राजील। और 2028 में कहां होगा? भारत का पहला चैटविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? पूछ सकता है, ये शिमला में है। बेसिकली एक हाउस है, एक जगह है, और ये जगह हमारे जो ऐतिहासिक वो रहा है, हमारा जो इतिहास रहा है उससे जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब गांधी जी कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो उस समय गांधी जी शिमला में गए थे, तो वो शिमला में जाकर के यही रुके थे। तो तब से इस बिल्डिंग का एक बड़ा महत्व था कि गांधी जी यहां आकर के रुके थे, ऐसा हो जाता है ना। तो अब इसको क्या किया गया है? इसको एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया गया है, जिसको हमने एक संग्रहालय बनाया है। तो जो भी इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, वस्तु या जो भी सेनानी वगैरह होंगे उनसे जुड़ी जो भी चीजें होंगी वो इस संग्रहालय के अंतर्गत रखी जाएंगी। इसका उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है शिमला, ठीक है। तो नाम याद रखना, चैडविक हाउस, ठीक है, चैडविक हाउस। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए, स्टार लगाइए इस पे, क्योंकि पास की बात है और ये पूछेगा। पहला है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिसानायके की शपथ ग्रहण की।
श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरिनी अमरसूरिया ने शपथ ग्रहण की। सही है गलत है? दोनों उल्टे हैं। राष्ट्रपति के रूप में करी है इसने और प्रधानमंत्री के रूप में करी है इसने, इसलिए दोनों ही गलत है। इसको थोड़ा सा सही से पढ़ लेना, ठीक है? रीजन क्या है? पास की बात है और ज्यादा पूछी जाती है, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। सही कदम का चयन करें, इनमें से कोई भी सही नहीं, ठीक है? नेक्स्ट अगला है, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? तो ये तो नाम से पता चल रहा है तुम्हें, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, तो किससे है? कैंसर से, कैंसर के इलाज से। आप जानते हैं कैंसर एक जानलेवा समस्या है और इसी समस्या से लड़ने के लिए जो क्वाड देश हैं, क्वाड देश, इन देशों ने इसकी शुरुआत करी है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, यानी एक पहल शुरू करी है कैंसर के उपचार के लिए। आपस में मिलकर के ये लोग टेक्नोलॉजी साझा करेंगे जिससे कि कैंसर को एक इलाज वाली बीमारी बनाया जा सके, लाइलाज बीमारी से। अब मुझे कोई बताएगा, क्वाड देश जिसे चतुर्भुज गलियारे के देश कहा जाता है, क्वाड देश में कितने देश शामिल हैं? क्वाड, क्वाड मतलब चार से ही, कौन कौन शामिल है? हाँ, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत, इंडिया। इन चार देशों ने चाइना को काउंटर करने के लिए आपस में एक संगठन बनाया जिसे कहते हैं क्वाड। कि चाइना के लिए, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है? चाइना जो है वो धीरे धीरे जो है सिल्क रोड डेवलप कर रहा है और बहुत सारे काम कर रहा है, एशिया में अपनी मोनोपोली बना रहा है, यातायात के साधन विकसित करने के नाम पर जो देश हैं उनकी जगह को ऑक्यूपाइड कर रहा है, वो सब काम, तो उसको काउंटर बहुत खारा है, कहते हैं उसमें मछली भी नहीं डूबती। क्या नाम है उस सागर का? बहुत ज्यादा खारा है, उसमें कोई डूब नहीं सकता, उसमें कुछ भी डाल दो। उसका नाम क्या है? मृत सागर। तो कहां है मृत सागर? जॉर्डन में है, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, मृत सागर जो है वो जॉर्डन में है। पहला देश बन गया है जॉर्डन, जो कि जिसने अपने यहां से कोहड़ को खत्म कर दिया है। कोहड़ जानते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं, त्वचा संबंधी रोग कहते हैं। ये जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। एक बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये जब आपकी लसिका तक पहुंच जाता है, आपकी अंदर वाली सेल्स तक पहुंच जाता है स्किन के अंदर, तो उसको वो सड़ाना शुरू कर देता है, जिससे कि तरल पदार्थ शरीर से निकलता है, जिसे हम कहते हैं कोहड़। कहते हैं ना कोहड़। अभी चाती वाती मेले में पहले होते थे लोग, वो आपने देखे होंगे कि उसमें क्या होता है, उसमें वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ अगर शुरू होगा, धीरे धीरे हाथ गलना शुरू हो जाएगा, ऐसे पिघल पिघल के गिरना शुरू हो जाएगा समय के साथ। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। कुछ लोग तो इसे एज ए गाली के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं अरे कोड़ी। तो इसको लगभग विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अपने आप को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया है, और वो भी जॉर्डन में। ठीक, ये क्वेश्चन है इसमें, शायद मैंने अभी देखा था। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का क्या नाम है तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाओ। मैं बोला था नए नए काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमने एक केबल ब्रिज बनाया है। जब आप गुजरात में जाओगे तो है क्या, तो गुजरात से लंबा यहां पर एक द्वीप है, द्वारका। देखा ना, मोदी जी गए थे द्वारका में, दर्शन करके आए थे, ठीक है? तो यहां से यहां तक के बीच में काफी ठीक ठाक दूरी है, तो यहां पर इसको जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया है। यहां पर जो जगह है, पोर्ट है, उसका नाम है ओखा। तो ओखा से लेकर के द्वारका तक एक ब्रिज बनाया गया है, और ये ब्रिज जो है ना, वो एक केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज क्या होते हैं? जिसमें वो तार से जो है वो पूरा
जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसे बैलेंस किया जाता है और पूरे पुल को जो है वो रोका जाता है। तो ये पहले सबसे लंबा केबल पुल है। केबल पुल मतलब समझ रहे हो, तारों वाला पुल, ठीक है। तो तारों वाला पुल है, तो ये इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। और ये है कहां पर? अच्छा, इसका नाम क्या है? नाम है सुदर्शन सेतु। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सुदर्शन सेतु किस किस को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है गुजरात के ओखा को द्वारका से जोड़ता है। द्वारका द्वीप है, ये उसको जोड़ रहा है, जो द्वीप है वहां पर है द्वारका, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। नाम क्या है इसका? सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है, जिसे आप यूएई कहते हैं, वहां पर एक भारत पार्क बनाया जा रहा है। आप कहेंगे जी ये भारत पार्क क्या होगा? तो बेसिकली एक ऐसा पार्क जिसमें भारत से संबंधित चीजों को दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये कि वहां पर जो भी भारत के विरासत स्थल हैं उन सबको एज ए स्थापित किया जाएगा पार्क में, डेमो के रूप में। तो इससे क्या होता है, जब वहां के लोग वहां जाएंगे, देखेंगे भारत पार्क में जाकर के कि हाँ यार इंडिया में ये है, ये है, तो इससे क्या होगा, भारत का पर्यटन डेवलप होगा, तो टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो स्थापित किया जा रहा है वो कहां किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहता चक्रवात, अच्छा किरिली, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए जो भी चक्रवात आते हैं उसे हम बोलते हैं बिली बिली। यहां ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम कहते हैं बिली बिली, बिली बिली, बिली बिली कहते हैं। तो ये जो किरिली है ये एक बिली बिली है। बिली बिली मतलब ऑस्ट्रेलिया में आया है, तो हम यहां पर क्या कहते हैं? साइक्लोन आ गया या चक्रवात आ गया। अमेरिका के लोग साइक्लोन नहीं कहते, वो कहते हैं जी टॉर्नेडो आया है। मैक्सिको की खाड़ी वाले लोग कुछ और बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। चीन वाले लोग कहते हैं टाइफून आया है, फिलीपींस और चाइना वाले। ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं बिली बिली, ठीक है। तो ऐसे ही करके जब वहां पर चक्रवात आएगा तो उसको लोग क्या बोलेंगे कि ये बिली बिली आया है, यानी किरिली जो है वो एक बिली बिली है। और बिली बिली कहां आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? ये किया गया है भारत और अमेरिका। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही है कि क्या बोलते हैं कि इसके चलते हम किस तरीके से, मतलब आतंकवाद या मादक पदार्थ जो होते हैं ना, आपके नशीले पदार्थ जो होते हैं वो सब, और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो काम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम है। हवाला का कारोबार हो रहा है, नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने का, ये जितने भी अपराध बोध कराने वाले कृत्य हो रहे हैं, इनको किस तरीके से रोका जाए, तो उसके लिए एक वार्ता है हमारी अमेरिका के साथ जिसका नाम है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है। तो 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में वार्ता हुई, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे? आपने एक देश का नाम सुना होगा, वेस्ट इंडीज। सुना है, नहीं सुना है? तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ठीक है। जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में जितने भी द्वीपीय देश हैं उन सबको हम बोलते हैं पश्चिमी द्वीप समूह, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट इंडीज कंट्रीज। इसमें कई सारे देश आते हैं, जैसे क्यूबा हो गया, हैती हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, प्यूटोरिको हो गया, जमाइका हो गया, बहमास हो गया, बरमुडा हो गया, ऐसे कई सारे देश हैं। अभी जो एक देश है हैती, उस देश में थोड़ा सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, एज ए फाइट। तो वहां सशस्त्र संघर्ष वाली स्थिति है, जैसे आप सुनते रहते हैं कि भाई उस देश में ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो वही एक आंतरिक कलह जो है वहां पर देखी जा रही है। तो उसके कारण से वहां पर कुछ भारतीय भी हैं, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा तो बहुत बड़ा है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब हो गया जो भारतीय लोग हैं, वो भारतीय लोग, पंजाबी लोग ऐसे आलू हैं, कहीं भी हजम हो जाते हैं। तो लगभग विश्व के हर देश में आपको, अगर 1-2 देश हम छोड़ दें,
तो आपको हर एक देश में जो है वो क्या दिखाई देंगे, इंडियंस दिखाई देंगे। तो जब हैती में ऐसा सशस्त्र संघर्ष चल रहा था तो वहां पर भारत सरकार ने सोचा क्यों ना अपने इंडियंस को सेव किया जाए। तो हमने वहां हैती के पास में ही एक देश है लगा हुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक, तो हमने सहायता भेजी, उन लोगों को वहां से निकाला, उन लोगों को वहां पर पहुंचाया, और इस ऑपरेशन का नाम था हमारा ऑपरेशन इंद्रावती। तो इंपोर्टेंट है, 2 स्टार लगा देना इस पर। तो इसका आंसर क्या होगा, हिंसाग्रस्त हैती से नागरिकों को निकालना है। ठीक। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट इरेबस, ये तो आपको बताया ज्योग्राफी का है, और ये एक ज्वालामुखी है। तो कह रहे हैं कि ये ज्वालामुखी ये एक्चुअली एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ निकलता रहता है। तो ये जो वोल्केनो है यानी ज्वालामुखी है, ये अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में है। आप जानते हैं अंटार्कटिका मतलब ऊपर वाला है आर्कटिक, नीचे वाला है अंटार्कटिक। तो यहां पर एक प्रमुख ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस, एक्टिव वोल्केनो है। तो अभी ये चर्चा में क्या था कि इससे जो गैसें निकल रही हैं, जो मलबा निकल रहा है, जो धूल निकल रही है, उसमें सोने की धूल है वो, यानी गोल्ड निकल रहा है। ठीक है, तो सोने की धूल निकल रही है, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं छुट्टी लूंगा अभी कुछ दिनों की, मैं जाऊंगा भाई, ठीक है, लेके आऊंगा यहीं से सोना निकाल के। खैर मजाक कर रहा हूं। चलिए, किस राज्य ने किसानों के सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है? आप जानते हैं ये क्या होता है, एमएसपी क्या होती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। एक्चुअली सरकार किसानों की फसलों को, जब किसान बोता है फसल, उससे पहले ही सरकार ये कह देती है कि भैया आपका चावल हम इस रेट खरीदेंगे, आपका गेहूं हम इस रेट खरीदेंगे, आपकी ये फसल इस रेट खरीदेंगे। ऐसा सरकार इसलिए करती है जिससे कि किसान खेती को अच्छे से मेहनत के साथ उगाए, कि उसे पहले से ये लग जाए कि भैया मेरा चावल इस रेट बिकेगा और ऐसा बिकेगा। तो आप जो मंडी में अपना चावल वगैरह बेचते हैं, तो वो जिस कीमत पर बेचते हैं उसकी घोषणा सरकार पहले ही कर देती है। एमएसपी कुछ निश्चित फसलों के लिए किया जाता है घोषणा, जैसे 23-24 फसल के लिए एमएसपी की घोषणा करी जाती है। लंबे समय से मांग चल रही थी, जगह जगह चल भी रही है, किसान आंदोलन में भी देखा गया कि भैया एमएसपी के लिए कानून लेके आओ और इसको बिल्कुल फिक्स करो, और सभी फसलों के लिए एमएसपी जारी होनी चाहिए। ये दुनिया भर की बातें चल रही थी। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सभी फसलों के लिए एमएसपी जारी की। बोले अब कोई भी किसान कुछ भी उगाएगा उसको हम क्या करेंगे, खरीदेंगे, यानी उसके लिए उसने एक रेट जारी किया है। तो पहला देश का एक राज्य है जिसने सभी फसलों के लिए एमएसपी जारी करी है, और वो है आपका हरियाणा। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? तो ये चावल मतलब नाम तो इसका, क्वेश्चन तो खैर ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा कि अन्नपूर्ति अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया है? ये किया गया है कहां पर? उड़ीसा में। इस एटीएम की खास बात क्या है? सेम एटीएम जैसा ही है, मतलब वैसे नहीं है नोट निकलेंगे, इसमें से अनाज निकलेगा। ठीक है, तो जैसे किसी को चावल खरीदना है, कुछ भी है, तो गए जाकर के अपना एटीएम डाला और इधर कट्टा लगाया, अनाज निकला, रख के कंधे पे चलो। एक ऐसा एटीएम, जैसे मतलब एक ऐसी डिवाइस है जहां से आप अनाज बिना किसी उसके ले सकते हो, तो मशीन के माध्यम से आप अनाज को ले सकते हो। इसे बोला गया क्या? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। तो ये कहां स्थापित हुआ है? उड़ीसा में स्थापित हुआ है, उड़ीसा में। ठीक, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के वर्ष 2023 में शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादन देशों का सही क्रम क्या है? यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है, उससे कम कौन सा कर रहा है? सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है, सेकंड यूएसए और थर्ड इंडिया। तो आंसर है चीन, अमेरिका और भारत। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? यानी कौन सा प्राइवेट बैंक है जो लक्षद्वीप पहुंच गया है? कावाराती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावाराती। अभी तक क्या था कि वहां पर कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक कोई भी नहीं था जो अपनी शाखा खोले। ऐसे क्यों खोलेगा? सीधी सी बात है यार, छोटा सा द्वीप है और वहां पर लॉस में जाएगा, कभी कुछ भी हो सकता है वो सब। लेकिन खैर थोड़ी हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत दिखाने वाला बैंक है एचडीएफसी। तो एचडीएफसी पहला ऐसा बैंक बना है जिसने अपनी ब्रांच कहां पर खोली है? लक्षद्वीप पर खोली है।
हाल ही में चर्चा में रहा चमरान फर्स्ट अनुसंधान और उपग्रह निर्मित हुए किस देश का? उपग्रह आप जानते हैं सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं किसी न किसी चीज के लिए। तो ईरान ने जो है अपना एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है काइम 100। काइम 100 उससे इस उपग्रह को छोड़ा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चमरान प्रथम जो ये उपग्रह है ये किसने छोड़ा है? ये छोड़ा है ईरान ने। तो ईरान का है जिस रॉकेट से छोड़ा है उस रॉकेट का नाम है काइम 100। ये रॉकेट है, इस रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया है। खैर ये सब मत पढ़ो, केवल ये सीधा ही पूछेगा अगर पूछेगा, बाकी और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश विश्व में कुष्ठ रोग को उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया है? जॉर्डन बन गया है। हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित हिलकॉल वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? इसका है हैजे से। वो जो हेपेटाइटिस ए था उसका संबंध था आपका वो हैविसियोर। कल मैंने एक बताई थी आपको, हैविसियोर एक स्वदेशी मैंने दवाई बताई थी आपको, उसका टीका बताया था। तो जो हैविसियोर है वो किसके लिए है? यह है हेपेटाइटिस ए के लिए। बट हिलकॉल जो वैक्सीन है ये किसके इलाज के लिए है? हैजे के इलाज के लिए। हैजा, हिलकॉल। कोलाई से याद रखना, कोलाई, क्योंकि जो मेन बैक्टीरिया है जिसके कारण से होता है वो कोलाई होता है। तो कोलाई के कारण से हैजे वगैरह की समस्या आती है, इसलिए इसका नाम हिलकॉल याद रखना। आपने सुना होगा एक दर्द होता है कॉलरा का दर्द, किसी ने नाम सुना है कॉलरा? सुना है किसी ने कॉलरा? क्या होता है कॉलरा? मम्मी से पूछना जाके अपने, मम्मी ना हो तो दादी से पूछना, उनको याद पता होगा कि कॉलरा का दर्द क्या होता है। तो हैजे का दर्द होता है, ये सुबह के समय होता है, मॉर्निंग के समय पे 4 बजे के समय होता है। पेट में बहुत तेज दर्द होगा, वॉमिट आएगी, लूज मोशंस हो सकते हैं और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और सुबह के 6 बजे तक मौत हो जाएगी। ठीक है, यानी 4-5 घंटे में आदमी हैजे में मर जाता है। खैर इतनी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है ना कि पानी नहीं रहा, आपसे चला ही नहीं जाएगा। तो आपको पता है पहले हैजे में गांव खाली होते थे, गांव। जैसे किसी गांव में हैजा आ गया तो 400 में से 4 बचे, बस 4। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। कोरोना तो कुछ नहीं है हैजे के सामने, लेकिन अब दवाई बहुत बन गई है। अगला है होपैक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? इंपोर्टेंट है। किसके? भारत और मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र। ठीक है, ये मिस्र में ही हुआ है, ये जो हुआ है ये मिस्र में ही हुआ है। क्लियर? अब ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए हैं भाई। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जी ये तो हमें कहीं भी किताब में मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे, किताब में इतने नहीं मिलेंगे, ये तो मुश्किल से होंगे 20-25, किताब में तुम्हें मिलेंगे 150-200। ठीक है, तो लेकिन आपने 150-200 नहीं पढ़ने, आपने इनको पढ़ने, इनको याद करना है। और इसको पढ़ाना कोई खास मतलब है नहीं, आप भी जान रहे हैं, इसको खुद ही से आपने पढ़ना है। इतने जरूर पढ़ लेना जो मैंने दिए। चांस है कि इसमें से ही आने की है, जब पेपर होगा मैं आपको बताऊंगा ये चीज। ठीक है, चांस इसमें से ही आने की है, जब इसमें से आएगा तभी वो इजी है, इससे अदर आएगा वो फिर सबके लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, अब कल मैंने आपको एक सीट दी थी पढ़ने के लिए। ठीक है, अब कल वाली कोई भी मेरे को सीट दो भाई जल्दी से।